Hello guys, this is Nitesh Verma and today we are starting the GST first lecture। और ये लेक्चर सबके लिए है, कॉमन लेक्चर है ये। ठीक है, इसमें कोई ऐसा विशेष नहीं है कि ये सिर्फ सीए वाले ही इस लेक्चर को देख सकते हैं। इसको कोई भी लेक्चर को ये देख सकता है। ठीक है ना, तो ये हम जीएसटी का फर्स्ट लेक्चर डाल रहे हैं, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। ठीक है, ओके लेट्स गो। देखो, बहुत ही सिंपल है जीएसटी में। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक नॉर्मल पर्सन होगा, वो उसकी अर्निंग कैसे आएगी, पहले आप ये सोचें। या तो वो क्या कहेगा, बेचारा कमाएगा या सैलरी पर जाएगा या उसका कोई भी बिजनेस होगा। ठीक है, लेकिन कंट्री की हम बात करते हैं, किसी भी कंट्री की आप सोचो थोड़ा सा, कंट्री का रेवेन्यू कैसे आएगा, क्योंकि उसके पास भी तो पैसा आना चाहिए। तो देयर आर टू वेज, एक तो टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, यहाँ पर मैं जो भी स्लाइड्स यूज करने वाला हूँ वो विशाल सर की स्लाइड्स हैं। तो आई होप विशाल सर की स्लाइड्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो मैं उसका यूज़ करूँगा। मैंने भले परमिशन नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैं उनकी स्लाइड्स को यूज़ करके देखते हैं हम लोग कि उनका बेटर प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छे उनके नोट्स भी है। ठीक है, चलो ओके। तो देखो, उनके लिए हमेशा टैक्स, कंट्री के लिए हम यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू पढ़ने वाले हैं। तो टैक्स रेवेन्यू का मीन है, यानी कि टैक्स, हम लोग टैक्स के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर करना। तो वेलफेयर के लिए अमाउंट भी तो होनी चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो हम लोग यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू की बात करें। तो टैक्स रेवेन्यू का मतलब है, चेक करते हैं, टैक्स में डिफाइंड ए पिक्यूनरी burden laid down upon the individuals or property owners to support the government। ठीक है, a payment executive legislatively authority, यानी जो टैक्स लगाएगा वो कौन लगाएगा, कोई भी एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इसको इम्पोज करेगी। ठीक है, गॉट इट। तो टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरी पेमेंट और अ नेशन, इट इज एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन एग्जिट परसेंट टू द लेवी अथॉरिटी। यानी एक वॉलंटरी नहीं है कि अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लेना है, गवर्नमेंट जानबूझकर उनको कंपलसरी टैक्सेशन लेगी आपसे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। सिंपल वर्ड में देखा जाए, टैक्स इज नथिंग बट द मनी पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विच इज यूज द प्रोवाइड द पब्लिक वेलफेयर या पब्लिक सर्विस, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट। जैसे कि देखो, बिल्डिंग बनाना है, रोड बनाना है, तो इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो दे इम्पोज द टैक्सेस। तो देखो, टैक्स क्या है, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की टू फुलफिल द डेवलपमेंट टू द कंट्री इन बाय वे ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो डेवलपिंग हमारा क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, तो उसके लिए हमारे पास पैसा आना चाहिए। तो स्टेट के पास लिमिटेड सोर्सेस हैं, कंट्री के पास लिमिटेड सोर्स है, तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स कलेक्ट करके, जिससे क्या होगा, सोशल इकोनॉमी बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब टैक्सेस देखो, टैक्सेस भी हमारे पास कितने टाइप के हैं, देयर आर टू टैक्सेस। एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक सेकंड वन इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स समझते हैं हम। टैक्सेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन द टू, there are two type of taxes classified in two type. Direct tax kind of the charge which is the imposed directly on the taxpayer and paid directly to the government by the person, यानी jurisdicts natural, यानी कि कोई भी टैक्सेस होगा जिस पर हम इम्पोज करेंगे और वो टैक्स पे करेगा। ठीक है, किसी भी तरीके का डायरेक्टली टू द टैक्स पेयर, यानी कि हम कोई भी टैक्स पे करते हैं थ्रू द पर्सन। ठीक है, पर्सन पर जो टैक्स लगाया जाता है दैट इज द डायरेक्ट टैक्स। अब ये पर्सन कौन है, कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है,
कंपनी भी हो सकती है, एचयूएफ भी हो सकती है, एनी जुडिशनल एंटिटी। ओके, दिस इज द टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स। यानी आपका टैक्स है, यानी योर टैक्स यू पे, यानी आपका टैक्स आप ही को पे करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा है, यहां पर पर्सन पर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, ओके। अब सेकंड पार्ट कौन सा? इनडायरेक्ट। दिस इज द ट्रांसफरेबल टैक्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इज द एंटायर बर्डन ऑन अल्टीमेटली द कंज्यूमर्स। थोड़ा सा हम इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। ओके, थोड़ा सा सही रहेगा। तो कलर भी चेंज कर लें क्या थोड़ा सा? ओके, तो देखिए, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज रीजन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ट्रांसफर इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन इसका अल्टीमेट बर्डन किस पर आएगा? कंज्यूमर पर ही आएगा। यानी अल्टीमेट जो पे है टैक्स, वो कंज्यूमर ही पे कर रहा है, आप ये मान के चल। ओके, यानी कि सिंपल है, किसी का पैसा कोई और पे करने वाला है। ठीक है, अब देखो कंज्यूमर क्या है, हर जगह जाके टैक्स पे नहीं कर सकता, तो इसका बर्डन यानी जो टैक्स है, बर्डन ऑफ पे, वो कौन करेगा? हमेशा सेलर। और ये तो पे करेगा, और कलेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलो, अब देयर आर द कॉल्ड द कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा आप ये याद रखिए कंजम्पशन बेस है। कंजम्पशन बेस मींस ये हमेशा टैक्स गुड्स या सर्विस पर लगाया जाता है, जब तक आप इनको यूज नहीं करोगे आप पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी नो लाइबिलिटी ऑफ टैक्स ऑन, नो लाइबिलिटी टैक्स ऑन कंजम्पशन टिल डेट ऑफ कंजम्पशन। ओके, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब पहले हमारे पास कई टैक्सेस थे, जैसे कि हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स आर लेविड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, जो मैंने अभी पहले बताया, बट नॉट द इनकम एंड प्रॉफिट। ठीक है, वन यूनिफाइड कोड इज जीएसटी, इसको हमने नाम दिया है क्या? जीएसटी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? नो। यानी कि देखा जाए तो टैक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हमेशा पर्सन पर लगता है, आप ये बिल्कुल सीधी सीधी है और नॉट शिफ्टेड। और इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा गुड्स एंड सर्विस पर लगता है और कंजम्पशन बेसिस पर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ओके, चलो, ये अल्टीमेटली इसको पे कौन करता है? इनडायरेक्ट टैक्स को कंज्यूमर, और यहां पर सीधे यूजर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलो नेक्स्ट, थोड़ा सा और डिफरेंस देखें। डायरेक्ट टैक्स देखो, इट इज द लेवी ऑन इनकम अर्न एक्टिविटी, इट इज पेड डायरेक्ट बाय द पर्सन, इट इज पेड ऑन इनकम रीच व्हेन द हैंड ऑफ द टैक्स पेयर, इट इज कलेक्शन टू डिफिकल्ट। क्योंकि देखिए एक पर्सन अगर 1 लाख रुपए कमाता है, तो हमें ये पता नहीं लगेगा कि इस पर टैक्स लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, सपोज 5 लाख मान लो आप, तो हो सकता है ये पर्सन छुपा जाए, आपकी इनकम को मिसलीड कर जाए, यानी कि वो बताना नहीं चाहे। लेकिन अगर वो 10 रुपए का गुड्स भी परचेज करेगा, तो सेलर क्या करेगा? उस पर पहले से ही टैक्स इससे रिकवर कर लेगा। किससे? कंज्यूमर से, एट द टाइम ऑफ परचेज। दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। ओके,
जैसे अब इसमें एग्जांपल, इसीलिए इसको बोला है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है रिकवरी करने में, ठीक है। तो इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, दैट इज द एग्जांपल। इनडायरेक्ट टैक्स देखिए गुड्स एंड सर्विस पर लगता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, गुड्स एंड सर्विस। इट इज पेड बाय द वन पर्सन एंड रिकवर द सेम फ्रॉम अनदर पर्सन। यानी देखिए पे कौन कर रहा है, कंज्यूमर, किसको, सेलर को, और सेलर पे कर रहा है किसको, गवर्नमेंट को। यानी कि पे करने वाला कोई और है और कलेक्शन करने वाला कोई और है और गवर्नमेंट को देने वाला कोई और। ओके, इट इज पेड बिफोर द गुड्स हैव रीच्ड टू द टैक्स पे। यानी कि देखिए टैक्स पे पहले हो रहा है किसको, टैक्स पेड पेयर को, पहले पैसा इसके पास आता है तब ये गवर्नमेंट को पे करता है, ठीक है। टैक्स कलेक्शन इज रिलेटिवली इजी, बहुत इजी है। देखो सेलर ने आपको गुड्स बेचा 10 रुपए का, इस पर उसने 0.5 वट एवर जो भी रेट होगी वो टैक्स उसने इजीली कलेक्ट कर लिया। एग्जांपल जीएसटी, एक्साइज, कस्टम, सेल्स टैक्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ फीचर्स होते हैं देखिए इनडायरेक्ट टैक्स के, क्योंकि देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, जीएसटी, और जीएसटी एक फुल्ली इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है, तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स तो पढ़ने पड़ेंगे। तो ये देखिए फीचर्स, एन इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा रेवेन्यू होता है, क्या, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कम है, अब कंट्री का सबसे ज्यादा रेवेन्यू किससे आता है, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, टैक्स ऑन कमोडिटी हम पहले से देखते हैं, ये गुड्स एंड सर्विस पर लाइव होता है। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, किस पर शिफ्ट नहीं कर सकते हम लोग, देखो डायरेक्ट टैक्स यहां पर ले लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स नॉट शिफ्टेड, बट इनडायरेक्ट टैक्स इजीली शिफ्टेड। तो ये यही लिखा हुआ है, देखो नो परसेप्शन डायरेक्ट पिंच, वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जनरली इनबिल्ट इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि देखिए टैक्सेस का अमाउंट है इनडायरेक्ट टैक्स में, वो कंज्यूमर को पता नहीं लगता है कि कितना है, ये इंक्लूडेड इन एमआरपी होता है। तो ये यही लिखा है, टाइम सेव विदाउट द एक्चुअली नोइंग ही इज पेइंग टू गवर्नमेंट टैक्स। यानी उसको पता ही नहीं लगता कि वो टैक्स पे कर रहा है। ओके, इन्फ्लेशनरी सिंपल है, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगी किसी भी प्रोडक्ट की, उसी हिसाब से टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये यही लिखना है, इनडायरेक्ट अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सर्विस, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। वाइडर टैक्स बेस, वाइडर टैक्स बेस मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट सब्जेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्स विद द लो थ्रेशोल्ड। ऐसा नहीं है कोई भी प्रोडक्ट, हमारे यहाँ 99% प्रोडक्ट क्या है, टैक्सेबल है। तो ये यही बोल रहा है कि वाइडर टैक्स बेस है, जितना ज्यादा टैक्स। अब देखिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हार्मफुल है, उन प्रोडक्ट पर टैक्स रेट ज्यादा, लाइक टोबैको, लिकर, ठीक है। इन चीजों पर क्या है, टैक्स रेट ज्यादा, क्योंकि इनको सोशल वेलफेयर करना है, तो कुछ प्रोडक्ट पर तो इनको टैक्स ज्यादा रखनी पड़ेगी। और कुछ हाईली इनकम गुड्स हैं, जैसे लग्जरी कार्स, लग्जरी होटल्स, इन पर भी टैक्स रेट ज्यादा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, रिग्रेसिव नेचर है। रिग्रेसिव नेचर मीन्स जितना ज्यादा रिच प्रोडक्ट होगा, रिच पर्सन के लिए प्रोडक्ट, जैसे ये देखो हमने हाईली इनकम वाले, तो ये सारी चीजें इसमें करो। और जो पुअर है जैसे कि बीट, उस पर उन्होंने नो टैक्स, क्योंकि भाई सब लोगों को खाना है, गरीब लोगों को भी खाना है। तो मेजर पोर्शन किसका है यहाँ पर, लोअर इनकम वालों का। तो जो लोअर इनकम वाले प्रोडक्ट हैं, जैसे हमने ये देखा क्या, बीट, तो ये एग्जाम है, मतलब कि नो टैक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो, देखिए कोई भी टैक्स लगाने की पावर, टैक्स को इम्पोज करने की पावर कहां से आती है,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो देखिए कोई भी जो टैक्स होगा वो ब्लैक ही होगा। तो कोई भी टैक्स होगा उसको लगाने की पावर किसकी है? कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी होगी। देखिए यहां पर ये सोचो क्या था, तो जो जीएसटी है, देखिए जीएसटी कब आया है हमारा? 1 जुलाई 2017 को, है ना? 1 जुलाई 2017। तो देखिए जीएसटी से पहले भी तो कई सारे टैक्स थे। तो जीएसटी को लगाने के लिए पहले तो पावर दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन में पावर कैसे दें? तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है? आर्टिकल होते हैं। तो हमारे आर्टिकल को पहले आर्टिकल पावर देता है किसके लिए? टैक्सेस के लिए। तो आर्टिकल 265 ये लिखो, टैक्स इज नॉट टू इम्पोज सेव द अथॉरिटी बाय द, यानी कि 265 हमें क्या देने वाला है? ये कहता है कि हम टैक्स लगाने की या ना लगाने की पावर देंगे। आर्टिकल 245 क्या कहता है? एक्शनल लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव स्टेट। तो आर्टिकल 245 पावर देता है किसको? स्टेट्स को और पार्लियामेंट को कोई भी टैक्स लगाने के लिए। और आर्टिकल 246 बोलता है कि जो भी लॉ बनाया जाएगा, जो भी लॉ बनाया जाएगा उस सब्जेक्ट मैटर को देखेंगे दोनों, कौन? स्टेट्स एंड पार्लियामेंट। यहां पर सिर्फ पावर दी है बनाने की और इसको रिव्यू करने की पावर दी है 246। ठीक है, ओके। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। पहले 265 पढ़ते हैं। देखो 265 क्या बोलता है कि टैक्स लगाने की पावर किसी को नहीं है, ठीक है, जब तक अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं कहेगी। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्शन एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कोई भी लॉ होगा वही बोलेगा टैक्स लेना है तभी टैक्स लगाया जाए। टैक्स आर टू टाइप, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो रीड हमें 265 लेवी करने की पावर देता है, ठीक है। और लॉ कौन बनाएगा? वो लॉ बनाने की पावर कौन देता है? 245 आर्टिकल, ठीक है। चलिए अब हम 245 पढ़ लेते हैं। देखिए 245 पावर क्या बोलता है कि लॉ कौन बना सकता है? पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव स्टेट्स। It empower to the parliament to make the law whole of territory of India and the legislative state any make law whole of any part of the state। यानी कोई भी लॉ बनाना है तो वो स्टेट बना सकती है या फिर हमारी पार्लियामेंट बना सकती है। जैसे अभी एग्जांपल देखो जो अभी रिसेंटली चल रहा है वो है कौन सा? कृषि कानून। देख कृषि वाला जो पर्टिकुलर है वो उसकी पावर सिर्फ स्टेट को है, लेकिन लॉ किसने बना दिया? पार्लियामेंट ने। तो कुछ यहाँ पर डाउट्स आ रहे हैं कि पार्लियामेंट ने कैसे इसको बना दिया, क्योंकि जो मैटर किसका है टैक्स का, अभी हम आगे देखेंगे। जो एग्रीकल्चर पर जो टैक्सेस की पावर है वो स्टेट को दे रखी है, तो पार्लियामेंट ने कैसे लॉ बना दिया? इस बात पर भी थोड़ी सी दिक्कत है ना। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको 245 का, ठीक है। तो एंट्री एज ए फेडरल नॉट यूनिटी टेस्ट लॉ आर एनेक्टेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट। यानी हमारे यहाँ क्या है, गवर्नमेंट दो टाइप की है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट है और एक पार्लियामेंट्री यानी कि सेंट्रल। तो सेंट्रल भी लॉ बनाता है और स्टेट का लॉ पूरे स्टेट में कवर होता है, सेंट्रल का लॉ पूरे होल ऑफ कंट्री में होता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू स्टेट द 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है।
अब देखो हमारा, अब हमने क्या पढ़ा 245 में पढ़ा कि स्टेट और पार्लियामेंट के पास पावर है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि 246 में पावर कैसे दी हुई है। देखो आर्टिकल 246 में क्या बोलते हैं, हमारा एक शेड्यूल है आर्टिकल 246 में 7। यहां पर बोला गया है कि हमारे पास 3 लिस्ट है कोई भी टैक्स बनाने की। लिस्ट 1 इसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, ठीक है। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, और इस थर्ड होती है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है। अब देखो मैं अभी जो आपको एग्जांपल दे रहा था कृषि कानून वाला, वो देखो यहाँ से यूनियन लिस्ट में देखो क्या क्या है। एक तो इनकम टैक्स लगाने की पावर है, इनकम टैक्स बनाने की, ठीक है। सेकंड क्या है, कस्टम एंड ड्यूटी, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट। ऐसे कोई भी टैक्स जो पेट्रोल, हाई स्पीड मोटर व्हीकल, नेचुरल एविएशन एंड टोबैको, इन पर टैक्स लगाने की भी पावर किसमें है, सेंट्रल के पास है। यूनियन मतलब सेंट्रल, ओके। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स मींस इनकम टैक्स जो कॉर्पोरेट पर लगाया जाता है, कंपनीज पर लगाया जाता है, उसकी भी पावर किस पर है, यूनियन पर है। देखिए पहले ये सर्विस पर टैक्स लगाने की पावर किसके पास थी, लिस्ट यूनियन पर, लेकिन जीएसटी के बाद इस पावर को हटा लिया गया यूनियन लिस्ट से, ठीक है। और एनी मैटर जो लिस्ट 1 और 2 में नहीं है वो भी किसके पास रहेंगे, सेंट्रल के पास। अब देखो जरा, अभी हमने कृषि कानून की बात, कृषि कानून पर देखो टैक्स लगाने की पावर कहाँ है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का पूरा मैटर किसके पास होता है, हमेशा स्टेट के पास। ऐसे ही है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, लिकर, जो भी एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी किस पर, लिकर पर, वो उसकी पावर हमेशा स्टेट के पास रहती है, ठीक है। यहां पर कंजम्पशन बेसिस कोई भी टैक्सेस होंगे वो हटा दिया गया जीएसटी आने के बाद। ऐसे ही देखो कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिस पर भी पावर है, क्या, ये देखो पेट्रोल डीजल एचएसडी, इस पर भी पावर है टैक्स लगाने की किसके पास, स्टेट के पास। देखो ये वाले जो प्रोडक्ट है उन पर पावर सेंट्रल की भी है और स्टेट की भी है, ठीक है। लेकिन उसमें इंक्लूड नहीं किया है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर इनको सेल किया जाएगा तो वो पावर हटा ली जाएगी, ठीक है। और इंटर ट्रेड कॉमर्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ऐसे ही देखो टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट इम्यूनिटीज रीजनल, जो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो टैक्स लगाते हैं उसकी भी पावर किसको दी गई है, स्टेट्स को दी गई है, ठीक है। अब होता है कौन सा, कंकरेंट टैक्स। कंकरेंट टैक्स में देखिए क्या होता है, सॉरी कंकरेंट लिस्ट में, इसमें दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें फॉरेस्ट और एजुकेशन की लिस्ट इसमें दी हुई है, ओके। यहां तक कोई डाउट। अब देखो क्या हुआ, अब जो जीएसटी है, जीएसटी जैसे ही आया, जीएसटी से जीएसटी का मतलब है होता है कि कई सारे जो ओल्ड टैक्सेस थे वो खत्म कर दिए गए और सारे टैक्स को मर्ज करके क्या कर दिया गया, एक जीएसटी बना दिया गया, लेकिन ओनली इनडायरेक्ट टैक्स, नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो सबसे पहले एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसको क्या किया, उसको बनाया, और वो जीएसटी का ड्राफ्ट कहां पर दिया, राज्यसभा में और लोकसभा में, ओके। तो बाद प्रेसिडेंट ने असेंट दिया और फिर जाके उसको क्या हुआ, प्रेजेंट किया गया, ठीक है। प्रेजेंट किया गया, किसने किया, अरुण जेटली जी ने। तो यहां पर इनको बनाया गया। अब कोई भी कमेटी होती है, कोई भी डिपार्टमेंट की एक बोर्ड होता है, तो यहां पर बोर्ड क्या है हमारा, सीबीआईसी, ठीक है। ये हमारा ये वाला बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, ठीक है। अब देखिए हमारी क्या है, जुडिशरी है। देखिए आपने भी देखा होगा कि हमें अगर, देयर आर टू टाइप ऑफ केसेस, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल।
क्रिमिनल सिंपल है, क्रिमिनल पर आईपीसी लगता है और यहाँ पर सीपीसी लगता है। तो कोई भी केसेस अदर देन क्रिमिनल, उसकी एक चेन होती है कि वेयर टू फाइल अ केस। तो देखिए जीएसटी भी क्या है, कोई भी देखो मैटर्स, टैक्सेशन के मैटर जितने भी होते हैं वो सिविल में आते हैं, ठीक है। तो अगर इनसे मैटर से कोई भी रिलेटेड केस होगा तो वो कहाँ जाएगा? कुछ पार्ट देखिए, ऐसा नहीं है कि होल्ड इनडायरेक्ट टैक्स में सारे केसेस सिविल ही माने जाए, कुछ केसेस है उनको क्रिमिनल भी माना जा सकता है, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे, वो हमारे मैटर का नहीं है, ठीक है। तो हमारी एक हिराकी है। देखिए कोई भी केस होगा जीएसटी से रिलेटेड, यानी कोई भी रेवेन्यू से रिलेटेड आप मान के चलो, जरूरी नहीं है जीएसटी में, तो कोई भी रेवेन्यू, उनकी सबसे पहले कमिश्नर अपील होती है। कमिश्नर अपील भी एक क्या होता है, एक कोर्ट की तरह होता है, एक डिस्ट्रिक्ट जज की तरह होता है ये। इसके बाद हम लोग जिस, इससे होता क्या है कि हमारे जो सारे मैटर हैं कोर्ट में ना जाते हुए डायरेक्ट ये कमिश्नर ही इनको क्या करे, सॉर्ट आउट कर ले। फिर अगर इनसे हम लोगों को दिक्कत आती है तो हम सी सेट में जाते हैं, अगर सी सेट में दिक्कत होती है तो हाई कोर्ट में जाते हैं, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। कुछ ऐसे भी मैटर होते हैं कि जो ट्रिब्यूनल से सीधे हम लोग कहाँ चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, नॉट हाई कोर्ट, ठीक है। कुछ केसेस होते हैं जहां पर हम लोग ये देखेंगे आगे, हम प्रोसीजरल पार्ट, ठीक है। देखो अब क्या होता है, सबसे ऊपर क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद एक्ट होता है, फिर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनके एक्ट के अंदर, ठीक है, ये है। और फिर हम लोग बीच बीच में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हम उसमें नोटिफिकेशन निकालते रहते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और वो सर्कुलर और इंस्ट्रक्शन भी हम देते रहते हैं, ठीक है। हम लोग ये पढ़ेंगे, ऐसा कुछ ज्यादा मैटर नहीं है इसमें, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखो 1 जुलाई से पहले, अब यहां से हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, देखो या तो ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है, ओके, और एक सर्विस है। आपने 11th में पढ़ा रखा होगा आई थिंक, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और थर्ड टर्शियरी, ठीक है, यानी सर्विस सेक्टर। प्राइमरी होती है नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी भी क्या होता है, एक्सट्रैक्शन एंड जेनेटिक। सेकेंडरी में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लस कंस्ट्रक्शन। टर्सरी में होल सर्विस। तो देखो क्या होता था पहले, तो यहाँ पर हम लोगों को यही देखना है, एक तो होती थी मैन्युफैक्चरिंग और सेल। सेल मतलब कि ट्रेड, तो ट्रेडिंग होती थी। तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, देखो एक फैक्ट्री लगी हुई है, यहाँ पर आइटम बन रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या होता था, वो गुड्स या तो एक ही स्टेट में जैसे एमपी टू एमपी में बिकता था, या फिर सेकंड स्टेट, यानी कि महाराष्ट्र टू गुजरात। यानी कि देखा जाए तो जो सेल हो रहा है या तो विद इन ए स्टेट हो रहा है या फिर अनदर स्टेट। यहाँ तक कोई डाउट? तो यहाँ पर यही समझाया गया है, ठीक है। हमने मैन्युफैक्चरिंग की एक स्टेट में सबसे पहले, फिर हमने उसको क्या किया, ट्रेड किया। ट्रेड करने के बाद हमने क्या किया, एक स्टेट से हमने दूसरे स्टेट में स्टेट किया, यानी या तो हम विद इन ए स्टेट या तो अनदर स्टेट। यहाँ तक कोई डाउट?
चलो, सेकंड होता है, इसको हम लोग याद हो तो कुछ थोड़ा सा, इसको हम लोग इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। अगर हम इंडिया से बाहर बेचते हैं, यानी कि एक्सटर्नल ट्रेड बोला जाए या फॉरेन ट्रेड बोला जाए, तो यहाँ पर फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आता है। हम बाहर से हमने कंट्री में इंपोर्ट किया और या तो हम बाहर यहाँ से एक्सपोर्ट करें, तो ये भी एक ट्रेडिंग का पार्ट, ठीक है। इसके बाद देखो एक ये भी होता है, ये क्या है, पहले की चीजें बता रहे हैं हम लोग, ये कि ऑक्ट्रो एक एंटी टैक्स भी लगता था ये, ठीक है। हम जब भी गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में लेकर आते हैं, तो एक क्या लगता था, एंटी टैक्स भी लगता था, उसको ऑक्ट्रो भी बोलते थे। ऐसे ही लॉटरी गैम्बलिंग, लॉटरी पर टैक्स लगता था, लग्जरी टैक्स लगता था, स्टैम्प ड्यूटी। जैसे हम कोई भी प्लॉट, या आपने देखा होगा जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी परचेज पर हमें क्या देना होता है, स्टैम्प ड्यूटी, और ये क्या होता है हमेशा, स्टेट टैक्स, ठीक है। तो ऐसे देखो ये सारी चीजें हो रही है, इन पर कुछ टैक्स लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग से फिर से देखो एक बार, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग पर क्या होता था बेटा, पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी। ट्रेड करते थे हम लोग, अगर हम विद इन स्टेट करते हैं तो वैट लगता था, अगर हम अनदर स्टेट में करते हैं तो सेंट्रल टैक्स लगता था, सेंट्रल सेल टैक्स बोलते हैं हम इसको। अब देखो ये माल बाहर जा रहा है, हाँ अगर हम सर्विस भी देते थे तो सर्विस टैक्स लगता था, अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगती है, और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम सामान लेकर आते हैं बॉर्डर पर, तो पहले ऑक्ट्रॉन या फिर एंट्री टैक्स लगता था, ठीक। गैम्बलिंग एंड लॉटरी पर भी हम लोग टैक्स देते हैं, ठीक है। देयर आर वेरियस टैक्सेस। अब क्या हुआ देखो, अब यहां से देखिए, यहां से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। जब जीएसटी आने वाला था तो जीएसटी में क्या होता है, देखो कुछ टैक्सेस जीएसटी से पहले कुछ टैक्सेस स्टेट के होते थे और कुछ सेंट्रल के टैक्सेस होते थे। अब क्या हुआ, जब से ही जीएसटी आने की बात हुई तो अब स्टेट में और सेंटर में लड़ाई होना चालू हो गई, क्योंकि देखिए स्टेट का रेवेन्यू क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या है रेवेन्यू, स्टेट टैक्सेस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या था, सेंट्रल के टैक्सेस जैसे एक्साइज ड्यूटी। अब सारी पावर किसके पास आने वाली थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो स्टेट टैक्स का क्या कि हम लोगों की सारी रेवेन्यू, हमारे जो कमाई वाले टैक्सेस हैं वो किसके पास चले जाएंगे, सेंट्रल के पास चले जाएंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, हमारा सारा रेवेन्यू किसके पास चला जाएगा, सेंट्रल के पास। तो क्या हुआ, अब दोनों ने मीटिंग की, सेंट्रल ने भी और स्टेट ने भी। तो सेंट्रल ने कहा कि देखो हम भी तो अपना रेवेन्यू छोड़ रहे हैं, तो आप भी छोड़ दो। तो उनका तो हमारा फायदा क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि आपको फायदा हम दिलवाएंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। हम जो भी टैक्सेस होगा, हम सेंट्रल जो भी कलेक्ट करेगी उसका हम 50% आपको देंगे और 50 हम रखेंगे। कोई डाउट इसमें, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो चलो हम, तो वो कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है ठीक है, तो पहले स्टेट वाले कहेंगे कि देखो तो आप पहले कौन सा टैक्स खत्म करोगे तब हम बताएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम सेंट्रल एक्साइज टैक्स खत्म करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सेंट्रल एक्साइज टैक्स खत्म कर दो, हम वैट खत्म कर देंगे। इन्होंने बोला कि ठीक है, हम एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज खत्म कर देंगे। तो इन्होंने बोला हम सेंट्रल सेल टैक्स खत्म कर देंगे, परचेज टैक्स खत्म कर देंगे। ऐसे ही इन्होंने, सेंट्रल ने बोला हम
टैक्स ऑन लॉटरी एंड बैटिंग गैम्बलिंग टैक्स खत्म कर देंगे उनका, ठीक है। तो हम मेडिकल वाले टैक्सेस खत्म कर देंगे, कस्टम ड्यूटीज कुछ समथिंग है वो खत्म कर देंगे, सर्विस टैक्स खत्म कर देंगे। तो इन लोगों ने ये सब खत्म करके, ठीक है, ये सारे टैक्स खत्म किए। अब गवर्नमेंट ने बोला, देखो, स्टेट ने बोला कि आप पेट्रोल डीजल को भी तो खत्म करो, इस पर जो लगने वाला टैक्स। तो कहता है ये हम नहीं करेंगे। किसने बोला? सेंट्रल ने। तो स्टेट वाला ने बोला कि ठीक है, अगर आप इस पर खत्म नहीं करोगे तो हम लिकर पर भी खत्म नहीं करेंगे, हम ये वाला टैक्स नहीं देने वाले आपको। ओके, तो इन्होंने क्या छुपा लिया? पेट्रोल वाला, और इन्होंने क्या छुपा लिया? लिकर वाला, ठीक है। और इन सबको मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया, जीएसटी, ठीक है। लेकिन कुछ टैक्स ऐसे हैं आज भी, ना तो वो स्टेट ने छोड़े और ना वो सेंट्रल ने छोड़े, यानी वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देना चाहती और स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं देना चाहती। जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, ये हमेशा आज भी स्टेट का ही है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आज भी ये स्टेट का ही है। एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल ये आज भी स्टेट का ही है। कस्टम ड्यूटी आज भी ये सेंट्रल का। एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल डीजल आज भी सेंट्रल, ठीक है। ये टैक्सेस इन्होंने मर्ज नहीं किए हैं। यहां तक कोई डाउट? चलो, ओके, यहां तक समझ में आ गया आपको? अब देखो, यहां से मैं आपको कुछ बेसिक चीजें मैं बताऊंगा, है ना, आपके लिए बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी अब यहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको बेसिक पढ़ाना चालू करूँ, ठीक है, जीएसटी का। अभी तक ये समझ में आया कि क्या था जीएसटी? अब देखिए जरा बेटा, जीएसटी जब भी हम पढ़ते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, यानी कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सेलर कितने तरीके के हो सकते हैं? एक तो हो सकता है ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, या फिर सर्विस प्रोवाइडर। पहले आप ये ध्यान रखो, ठीक है। जैसे कि ये कौन है? देखो, ट्रेडर है। ये क्या करता है? कुछ गुड्स परचेज करता होगा और फिर देन सेल करता होगा, ठीक है। सेकंड कौन होता है? सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? जो सर्विस देते हैं, जैसे बैंक, ट्रांसपोर्टर, टीचर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ठीक है। ये सारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। रेलवे, ठीक है, पैसेंजर व्हीकल, बसेस जो हमें बस प्रोवाइड कराते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, अभी हम देखेंगे, सब देखेंगे, ठीक है। और सेकंड वन मैन, मैन्युफैक्चर क्या करता है? रॉ मटेरियल परचेज करता है, फिर इसको प्रोसेस करता है और देन सेल करता है। ये तीन चीजें हमारी होती है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? तो सबसे पहले तो सप्लायर, सबसे पहले तो सप्लायर कितना हुआ? देयर आर थ्री टाइप। समय जीएसटी हमेशा हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। सेकंड होता है बेटा कंज्यूमर। या परचेजर। अब कंज्यूमर ना बोलते हुए यहां पर आप परचेजर बोलो तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो,
बेटा हमेशा परचेजर दो टाइप का होता है। पूरी जीएसटी में आपको बस यही याद रखना है, एक तो सप्लायर और एक परचेजर। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है नोट्स, यहां से हमारे इंपॉर्टेंट नोट नंबर 1 स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्लायर। मैंने आपको बता दिए 3 सप्लायर होते हैं, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, परचेजर बेटा हमेशा दो टाइप के होते हैं, ये याद रखो। एक तो रजिस्टर्ड परचेजर और एक नॉन रजिस्टर्ड परचेजर। बस जो रजिस्टर्ड परचेजर होगा बेटा वो B2B होगा, इसको हम B2B बोलते हैं। और जो नॉन रजिस्टर्ड परचेजर होगा वो बेटा B2C होगा। अब जो रजिस्टर्ड परचेजर है इसका मतलब ये ध्यान रखो कि वो भी आगे सेलर होगा, बस इतना हमें ध्यान रखना। B2 मीन्स नेक्स्ट सेलर। ठीक है, और B2B मतलब कि वो सेलर नहीं है, वो कंज्यूमर है। बस इतना आपको पूरी जीएसटी में फोकस करने वाली बात। जैसे कि समझो रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस फ्रेश या रिलायंस बाजार। ठीक है, इन्होंने मटेरियल सेल किया किसको, बिग बाजार को, और एक किया कस्टमर को, कंज्यूमर को। अब बताओ B2B कौन सा है, B2C है। देखो ये रजिस्टर्ड होगा तो ये B2B हो गया, क्योंकि इसका भी मेन मोटिव क्या है, आगे टू सेल करना। और कंज्यूमर का क्या है, सिर्फ कंज्यूम। और तो ये क्या हो गया, B2C। क्या कोई डाउट? तो सबसे पहले हमेशा ये याद रखो इम्पोर्टेंट कि जो सप्लायर है हमें सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अब चाहे वो B2B वाला हो सप्लायर तो हमेशा वही होगा। अगर सप्लायर किसको सेल करने वाला है, या तो B2B को या B2C को। हम सप्लायर हैं तो हम दोनों के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाले हैं। अगर ये B2B है तो B2B भी आगे सेल करेगा, तो क्योंकि ये भी रजिस्टर्ड है ना, और B2B भी ऑलवेज सेलर होता है, ये हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, तो हमेशा जीएसटी में हमेशा फोकस हम लोग किस चीज पर करते हैं, B2B पर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? पहला रूल। सेकंड रूल, नोट नंबर 2, हमेशा टैक्स का जो वे है टू डिपॉजिट गवर्नमेंट, ये दो तरीके से होते हैं। हमेशा आप ये समझो पहले तो कि हमेशा सेलर ही टैक्स जमा करेगा, टैक्स पे टू गवर्नमेंट। हमेशा ये माइंड में सेट कर लो कि सेलर ही टैक्स पे करेगा। इसको नाम दिया जाता है फॉरवर्ड चार्ज। अगर किसी कंडीशन में रिसिपिएंट टैक्स पे करता है यानी कि कंज्यूमर, तो इट मे बी B2B और इट मे बी B2C। कंज्यूमर कौन है, B2B है या B2C है, अब ये चेक करना है। अगर वो B2B पे कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज। अब B2C तो पे ही नहीं कर सकता कभी टैक्स, तो नो टैक्स पे। यहां तक कोई डाउट? फिर से समझते हैं इसी चीज को। टैक्स पेड बाय सेलर यानी B2B, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज। अगर टैक्स पेड रिसिपिएंट कर रहा है, रिसिपिएंट मतलब कि कंज्यूमर, कंज्यूमर भी कौन सा होना चाहिए बेटा, B2B, तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RCM। यहां तक कोई डाउट?
तो टैक्स पेड टू गवर्नमेंट बाय सेलर ऑलवेज, ये हमेशा 99% होता है, ये सिंपल 1% होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? तो देखो जीएसटी में हम लोगों ने आज क्या क्या देखा। सबसे पहले तो हमने कंपोजिशन, सबसे पहले तो हमने क्या देखा जीएसटी में कि ये बना कैसे, यानी कि जीएसटी की जनरेट कैसे हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं ये इम्पोज कैसे हुआ। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई डाउट? फिर हमने आर्टिकल के बारे में समझा, 246, 265 एंड 245। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हम लोगों ने क्या चेक किया कि कौन कौन से सब यूज में हुए, यानी कि एंड हुए। फिर हम लोगों ने देखा कि किस बेसिस पर, बेसिक क्या है कि जीएसटी हमेशा सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने कंज्यूमर पढ़ा, कंज्यूमर में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा, दो टाइप के कंज्यूमर होते हैं बेटा, एक तो बी टू बी और बी टू सी। बी टू बी होगा तो वो आगे सेलर होगा, और बी टू बी होता फाइनल कंज्यूमर होगा। ठीक है, सप्लाई भी हमने तीन तरीके के देखे, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर। आज हम लोगों ने ये देखा, तो ये था बेसिक। हम लोग कल थोड़ा सा और बेसिक का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही है। ठीक है, ओके, फिर हम लोग कल हम आगे इस यहीं से मिलेंगे। ठीक है।